hope you are fine and doing well. We are studying Unit 9th Coordination Compounds and today's topics are Crystal Field Theory. Let's start. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कुछ कमियां रह गई थी, उसके बाद आई थी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, इसने उसकी कुछ लिमिटेशंस को ओवरकम किया। ठीक है, अब ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की जो है मेन पोस्टुलेट्स इन्हीं Number 1, metal ligands bond is ionic and there is a electrostatic interaction between them. ये क्या कह रहे हैं, उन्होंने तो बोला कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, वो उस चीज को लेके गया। यहाँ पर इन्होंने कहा कि वहां पर क्या है, एक आयनिक इंटरेक्शंस है मेटल और लिगेंड्स के बीच में। मेटल तो आपको पता है पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होती है एटम, तो और लिगेंड्स पे जो है नेगेटिव चार्ज होता है। तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन है, ये बॉन्ड क्या हो गया, आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हो गई। अगर वो न्यूट्रल है, मान लो लिगेंड न्यूट्रल है, तो भी क्या है, वो इस मेटल की वजह से वहां पर क्या हुआ, चार्ज डेवलप हो जाता है, पोलराइज हो जाता है। तो मेन क्या है कि यहाँ पर जो इंटरेक्शन थी वो क्या थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। सेकेंड था ईच लिगेंड एक्ट एज ए नेगेटिव पॉइंट। लिगेंड जो है उसको नेगेटिव पॉइंट माना कि जो लिगेंड है वो क्या है, एक नेगेटिव पॉइंट है मेटल के अराउंड, और वो इस तरह से मेटल के अराउंड अरेंज है ताकि उन लिगेंड्स और लिगेंड्स के बीच में क्या हो, मिनिमम रिपल्शन हो। क्योंकि ये नेगेटिव है, दूसरा लिगेंड भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना। तो ये लिगेंड नेगेटिव है तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो ये रिपेल करके एक दूसरे को भगाएंगे। तो ऐसी पोजीशन एक्वायर कर लेते हैं जहां पर इन दोनों लिगेंड्स के बीच में मिनिमम रिपल्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जो एक फ्री ट्रांजिशन मेटल एटम होता है, यानी कि जो हम डी ऑर्बिटल की इनकी बात करते हैं मेटल की, इसके अंदर आपको पता है 5d ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, तो ये जो 5d ऑर्बिटल है वो डीजनरेट होते हैं, मतलब उनकी एनर्जी जो है, पांचों जो ऑर्बिटल्स है उनकी एनर्जी क्या होती है, इक्विवेलेंट होती है। dxy, dyz, dxz, dx² माइनस y² और dz², ये 5 ऑर्बिटल्स होती हैं। इनकी एनर्जी क्या है, इक्विवेलेंट है, इसलिए इनको हम बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल। लेकिन जैसे ही ये तो हो गई फ्री मेटल जब होता है, फ्री स्टेट में होता है, लेकिन जैसे ही वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं तो क्या करते हैं, ये डीजनरेसी स्प्लिट हो जाती है, और ये क्या है, ऑर्बिटल्स वो स्प्लिट हो जाते हैं 2 एनर्जी लेवल्स में, जिसमें अभी बना लें। ठीक है, एक बार डायग्राम बना के मैं आपको शो करूंगी। तो आप ये जो है डीजनरेट हो जाते हैं, जो ऑर्बिटल्स हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं एनर्जी लेवल्स में, और इनके बीच की जो एनर्जी है उसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अभी हम फिर से ड्रॉ करके आपको मैं क्लियर करती हूँ। ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स थे 5d ऑर्बिटल, डीजनरेट, यानी इनकी सबके इक्विवेलेंट एनर्जी है। जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में आते हैं, इनकी एनर्जी एक्साइट होती है, हायर एनर्जी में चले जाते हैं पहले तो 5 ऑर्बिटल्स। ठीक है, फिर इनके अंदर क्या होती है, स्प्लिटिंग होती है, जैसे ही लिगेंड्स की कांटेक्ट में आते हैं इस तरह से 2 लेवल में जो है वो स्प्लिट हो जाते हैं। ये हो गए dxy, dyz और dxz। इन जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है कम हो जाती है, तो इनको जो ऑर्बिटल्स है इनको बोलते हैं T2z ऑर्बिटल। ये हम ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग देख रहे हैं, जब कॉम्प्लेक्स जो है वो हमारा क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। ठीक है, तो वहां पर यानी कि 6 लिगेंड्स आएंगे। ठीक है, तो वहां पर इस तरह से डीजनरेसी जो है वो स्प्लिट हो जाती है, T2z और EZ, इन 2 लेवल्स में जो है ऑर्बिटल्स वो स्प्लिट हो जाते हैं। dxy, dyz और dxz इनको तो T2z ऑर्बिटल बोलते हैं, और जो dx² माइनस y² और dz² ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, हाई होती है इनके कंपैरिजन में, और इनको बोलते हैं इजी ऑर्बिटल्स। ठीक है, इनकी एनर्जी कम हो जाएगी और इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये स्टेबल हो जाते हैं, इसको बोलते हैं बैरी सेंटर, बैरी सेंटर। ठीक है, ये क्या है, पहले तो थे जब कोई फ्री स्टेट में जो है डीजनरेट ऑर्बिटल से जैसे ही वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं तो उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, एक्साइट हो जाते हैं, वो हाई एनर्जी लेवल में चले जाते हैं।
फिर उनके अंदर जैसे ही लिगेंड्स के कांटेक्ट में आते हैं तो वो स्प्लिटिंग हो जाती है, दो लेवल में स्प्लिट हो जाएगी T2Z, जिसके अंदर dxy dz और dxz ऑर्बिटल आएंगे और dx2 - dz ऑर्बिटल की एनर्जी हाई हो जाती है, जिनको इजी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया पेरिसेंटर। इससे अब इनकी एनर्जी थी कम हुई, कितनी कम हुई, 0.4 डेल्टा नोट से इसको डिनोट करते हैं, और इसकी कितनी हाई हुई, 0.6 डेल्टा नोट से डिनोट करते हैं। ये माइनस में कम होगी एनर्जी, मतलब माइनस में निकलेगी। ठीक है, और ये टोटल जो है इनके बीच का डिस्टेंस, इसको बोलते हैं डेल्टा नोट। इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, CFSC, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इन दोनों के बीच के कितना वो स्प्लिट हुआ। ठीक है, स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। इनके बीच का ये बेरिसेंटर है, जितनी एनर्जी एक्साइट हुई थी उससे कितना कम हो गया, तो वो कौन से कम हुए, T2Z ऑर्बिटल वाले। ठीक है, -0.4 डेल्टा नोट एनर्जी कम हुई एक ऑर्बिटल की, और यहाँ पे कितनी एक्साइट हुई, कितनी एनर्जी, 0.6 डेल्टा नोट। टोटल इनके बीच में गैप है डेल्टा नोट, जिसको बोलते हैं CFSC। डेल्टा नोट से इसको डिनोट करते हैं O फॉर ऑक्टाहेड्रल। डेल्टा किस लिए, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के लिए डिनोट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से इनके अंदर स्प्लिटिंग होगी। तो CFSC को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, द एनर्जी डिफरेंस between two set of orbitals called CFSC। दो सेट ऑफ ऑर्बिटल है, एक कौन सा है, T2Z और एक है EZ ऑर्बिटल, है ना। उनके बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है दैट इज CFSC और इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा नोट। ठीक है, फॉर ऑक्टाहेड्रल। अभी हमने देख ली स्प्लिटिंग, अब हम कैसे जो है CFSC कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। फॉर एग्जांपल, ऐसा हमने कोई सिस्टम लिया जिसमें D2 जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन है मेटल की, अभी तक हमने निकाली ना, जैसे कि हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या कर रहे थे, उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाले थे मेटल का, फिर हम लिख देंगे उसकी कॉन्फ़िगरेशन थी, तो D2 है, किसी में D3 है, D7 है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने लिया एग्जांपल के तौर पे D2 सिस्टम है। फॉर एग्जांपल D2 कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर मेटल जो है वो उसमें D में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ये, किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल की। ठीक है, D2 सिस्टम है। तो इसमें आपको पता है स्प्लिटिंग कैसे होगी, ये आपको आगे स्प्लिटिंग करनी इस तरह से। ठीक है, ये हो गए T2Z और ये हो गए EZ ऑर्बिटल। अब इलेक्ट्रॉन फिल करना है हमने, 2 इलेक्ट्रॉन है तो पहले इनमें फिल होंगे 1 2, 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। अब इनकी CFSC कैलकुलेट करनी है, तो क्या करेंगे, -0.4, ये बताया था ना मैंने कितना, -0.4 डेल्टा नोट, तो ये -0.4 इंटू में कितने जितने इलेक्ट्रॉन है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितने हैं 2। इसका एक बार फॉर्मूला बता देती हूँ मैं तुम्हें, CFSC इज इक्वल टू -0.4 इंटू में या x और प्लस में 0.6 इंटू में y, ये फॉर्मूला होता है CFSC निकालने का, डाटा नोट आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर x जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2Z ऑर्बिटल और y जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन EZ ऑर्बिटल। क्लियर। अब हम निकालते हैं D2 सिस्टम की CFSC, तो CFSC आ जाएगी -0.4 इंटू में 2। ठीक है, 2 है, ये तो y में तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो 0, तो कितने हो गया भाई 0.8 डेल्टा नोट, तो CFSC आ गई 0.8 डेल्टा नोट। क्लियर। तो इसी तरह से हम और भी कंपाउंड जो है उनकी क्या है CFSC निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लो आपको D5 सिस्टम का करना है, ठीक है, तो D5 को स्प्लिटिंग
ऐसे ही हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग दिखा दी, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो -0.4 इंटू में 3 प्लस में 0.6 इंटू में 2, 1.2 प्लस 1.2 0, तो इसकी CFSE आ गई 0, ठीक है। तो इस तरह से हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकाल लेंगे। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में इन्होंने जो लिगेंड्स हैं उनको अरेंज किया था एक सीरीज में अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CFSE। डिफरेंट लिगेंड्स को अकॉर्डिंग टू देयर CFSE जो है अरेंज किया गया था। इस सीरीज को बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अगर हम डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, द अरेंजमेंट of different types of ligands according to increasing order of their CFSE called spectrochemical series, ठीक है। इसको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं जिसमें लिगेंड्स को हमने अरेंज किया गया है। ये है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड जो अरेंज किए गए हैं इस तरह से अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CFSE, और डेल्टा नोट से भी डिनोट कर सकते हैं, डेल्टा से, ठीक है। इसमें देखो हेलोजेंस जो है, हैलाइड्स आयन है, उनकी एनर्जी जो है वो कम है, CFSE कम है, और जो आपके कार्बोनिल है और साइनाइड ग्रुप है इनकी क्या होती है, बहुत ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी देते हैं, स्प्लिटिंग ज्यादा करते हैं। या इनका मतलब यह हुआ कि अगर आपका जो कॉम्प्लेक्स है उस कॉम्प्लेक्स में हेलोजेंस वगैरह आ जाएंगे, फ्लोरीन आ जाएंगे, तो वो जो है वो जो स्प्लिटिंग हो रही थी ना T2Z और EZ में, वो थोड़ी कम होगी, ठीक है। और लेकिन अगर CN और CO है तो वो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, ये मतलब है यहाँ पर। तो अगर ये तो बनाएंगे आपके लो स्पिन को, सॉरी ये जो है आपके कौन से होंगे, ऐसे जो लिगेंड्स हैं जिनकी CFSE लो है, बहुत ही कम है। तो इस तरह के लिगेंड्स जब CFSE कम होगी तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है पहले T2Z में आएंगे, फिर EZ में आ जाएंगे, एनर्जी कम है तो उसमें भी चले जाएंगे, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं इस तरह के स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, और ये बनाएंगे ये वाले लिगेंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अभी मैं और क्लियर कर देती हूँ, आप ये नोट डाउन कर लें, ये सीरीज इस तरह से आपने याद करनी है। मेन तो आप जब आप बार बार में प्रैक्टिस करेंगे ना कॉम्प्लेक्स की, तो आपको याद हो जाएंगे, ऐसे रटने से याद नहीं होती है, बार बार प्रैक्टिस करने से याद होती है। तो मेन आप माइंड में ये रखेंगे कि हैलाइड्स जो है आपके लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, मेन तो इनके बारे में याद आता है, और CnCO नाइट्राइल इनको याद करना। एंड जो वाटर है, ये है एमिन है, ये थोड़े से न्यूट्रल टाइप के होते हैं, बीच के होते हैं, ठीक है, इनकी CFSE। तो ये सीरीज आप इस तरह से याद कर लेंगे। अब देखो कैसे बनती है कॉम्प्लेक्स। मान लो अगर आपका सिस्टम है D4 टाइप का, जिसमें D में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इस तरह के कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब देखो इसकी स्प्लिटिंग होगी इस तरह से, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। DXY DYZ DXZ dx² माइनस y² और dz², ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन है, फिल करेंगे तो 1 2 3 4, ठीक है। अगर इसमें एनर्जी गैप कम है, ये वाला CFSE कम है, तो ये क्या करेंगे, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन फिल करके एक उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो एक्साइटेड वाले स्टेट में चला जाएगा वो, ठीक है। अगर क्या है इनके बीच का ये CFSE क्या हो, लो, तो जैसे कि हमारे जो हैलाइड्स हैं, हेलोजेंस जो अभी बताया मैंने, वो क्या है उनकी एनर्जी CFSE कम होती है, वो स्प्लिटिंग कम करते हैं, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन अगले जो है ऊपर वाले जो है ऑर्बिटल्स उनमें चला जाता है। तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्टेट में चले जाता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
अगर इसी में मान लो COCN टाइप के लिगेंड होते जिनकी CFSC ज्यादा होती, यानी कि ये जो स्टेबलाइजेशन एनर्जी है ये ज्यादा होगी, CFS से ज्यादा होगी इस तरह से। तो यही अगर हमने D4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो हम कैसे करेंगे 1 2 3। अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन इसमें जाने के बजाय, क्योंकि उसको क्या है बहुत बड़ा गैप है इनके बीच में, तो वो ऊपर नहीं जा पाता है, तो वो किस में आ जाएगा, इसी में आ जाएगा वापस। तो यहां पर जो है DX T2C ऑर्बिटल में ही वो आ जाएगा, ठीक है, ये इजी ऑर्बिटल है। तो ये क्या बनाए, लो स्पिन में ही रहेंगे, तो ये बनाएंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इनको क्या बोलते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसीलिए जो हेलोजेंस है आपने देखा उनकी जो CFSC है वो क्या होती है, कम होती है, तो वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। और जिनकी CFSC जैसे COS CN है NCH है इस टाइप के हैं उनकी ज्यादा होती है, इसलिए वो क्या बनाते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो इस तरह से अब देखो अगर हम इनकी CFSC कैलकुलेट करेंगे, अब क्या करेंगे, CFSC कैलकुलेट, D4 सिस्टम ही है दोनों, ठीक है। ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है और वो क्या है, कॉम्प्लेक्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। CFSC निकालेंगे तो भी क्या होगा, -0.4 है, इनटू में कितने हैं 3 इलेक्ट्रॉन है, प्लस में 0.6 है, इनटू में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो कितना आ गया प्लस में 0.6 यानी कि -0.6 डेल्टा लो। ये आ गई CFSC किसकी, जिसमें हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए। अब यही D4 इलेक्ट्रॉन थे, इसकी CFSC अगर हम निकालने लग जाए तो कितनी आएगी, -0.4 इनटू में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, आगे तो है ही नहीं, तो -1.6 डेल्टा नोट, तो इसकी CFSC ये आ जाएगी, ठीक है। तो आपने देखा इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे CFSC अकॉर्डिंग टू लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। अब कोई एग्जांपल लेके मैं आपको इसको और क्लियर करती हूँ, ठीक है। निकल का लेते हैं, निकल एक तो है Cl4 2 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, एक है निकल CN4 2 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे निकल का तो कितना आ जाएगा x -4 और इजिकल टू 2 यानी +2 आ जाएगा। निकल जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, इसमें निकालेंगे तो वही निकल 2 पॉजिटिव आएगा। कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो D8 और S2 होती है, दो इलेक्ट्रॉन S के चले जाएंगे तो D8 सिस्टम आ जाएगा, दोनों में क्या आ गया D8 सिस्टम, ठीक है। अब इसकी CFSC निकालेंगे। अब देखो इसमें D8 सिस्टम में Cl क्या है, लो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे ना जिनकी लो CFSC है, ठीक है। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से हम फिल करेंगे, ठीक है। अगर इसमें फिल्ड करेंगे तो हम किस तरह से करेंगे 1 2 3 4 5 6 पहले नीचे फिल करेंगे फिर 8। अब ये तो हो गया कि 8 में तो दोनों ही सेम से रहेंगे, ठीक है। ये हमने ऐसा ही एग्जांपल आ गया, कोई और एग्जांपल लेके और क्लियर कर दूंगी। लेकिन आपने देखा कि हमने पहले इनमें एक एक दिया और फिर पेयरिंग की, यहाँ हमने क्या किया पहले इनमें पेयरिंग ही हो गई, एक एक मिलके पेयरिंग हुई और फिर उसमें जाएगा, ठीक है। तो इनकी तो आपके एक्चुअल जो है वो सेम सी रहेगी, तो इनकी CFSC तो आप वैसे ही निकालोगे सेम आएगी। अब और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसकी जगह ये ले लो Fe(F6) 3 नेगेटिव, ठीक है। यहां हमने ले लिया FeCN6 3 नेगेटिव, ठीक है। अब इसमें देखो आयरन जो है 3 पॉजिटिव आएगा, इसमें भी आयरन जो है 3 पॉजिटिव में आ गया, 3 पॉजिटिव है। D6S2 कॉन्फ़िगरेशन होती है, 2 S की गई 1 5 उसका, तो D5 सिस्टम हो गया। अब 5 सिस्टम हो गया, ठीक है। अब इसमें हम करेंगे इलेक्ट्रॉन फील्ड। अब यहाँ पे क्या है हेलोजेंस है, फ्लोरीन है, तो इनकी CFSC क्या होगी, कम होगी। तो 5 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो 1 2 3 4 5 इस तरह से फिल होगी।
और CFSE निकालेंगे तो कैसे होगी, -0.4 इंटू में 3 प्लस में 0.6 इंटू में 2, -1.2 प्लस में 1.2 यानी कि 0, इस तरह से है ना। अगर हम इसकी निकालेंगे थोड़ा सा गैप ज्यादा दिखा देते हैं, इस तरह से यहाँ पे भी D5 सिस्टम है, लेकिन ये CN क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इसकी बहुत ज्यादा होती है, यानी स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, तो फिल करेंगे 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 इस तरह से फिल करेंगे। तो इसकी CFS से निकालोगे तो आप कैसे आएगी, -0.4 इंटू में 5, ठीक है, इसमें है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, तो माइनस क्या आ गया 2.0 डेल्टा नोट, ये आ गई, और इसकी आई 0, ठीक है। तो इस तरह से आप CFS से निकालेंगे अकॉर्डिंग टू देयर लिगेंड्स कि उनमें पेयरिंग होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने CFS से निकाली है। अगर अब कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे इफेक्ट करता है, देखो हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कर लिया था ना कि हमने पेयरिंग कर रहे थे किसी में और किसी में हम पेयरिंग नहीं कर रहे थे, वैसे ही करना है आपने, बस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि इसमें पेयरिंग होगी या नहीं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग उनकी स्ट्रक्चर आप निकाल लेते हैं, जियोमेट्री निकाल सकते हैं, ठीक है। अब वैसा भी एक एग्जांपल लेके मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल अभी जो हमने किया था निकल वाला करते हैं, Cl4 2 नेगेटिव, ठीक है, निकल CO4 2 नेगेटिव, ठीक है। निकल 2 पॉजिटिव है, ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में ही, यानी कि D8 सिस्टम है। अब इसकी जब हम जियोमेट्री निकालेंगे तो कैसे करते हैं हम, ये 3D 4S 4P, D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये निकल 2 पॉजिटिव की स्टेट है, ठीक है। अब देखो कितने 4 लिगेंड्स हैं, यानी कि 4 हमें एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए, ठीक है। अब Cl4 जो है आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, यानी कि पेयरिंग नहीं करता है, इसीलिए ये पेयर अप नहीं होंगे, और हमें 4 ऑर्बिटल चाहिए, तो वो कौन से यूज होंगे, एक ये है, 2 3 और ये 4, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, क्या होगी, sp3 हाइब्रिड, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो टेट्राहेड्रल जियोमेट्री होगी, ठीक है, इस तरह से। तो निकल Cl 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 इस तरह से बनेगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगर मैं ये बात करूं CO4 कार्बोनिल वाले की, तो है तो ये भी D8 सिस्टम ही, ठीक है, यही कॉन्फ़िगरेशन रहेगी इसमें, ये भी डाल देती हूँ, ठीक है, यही रहेगी, है ना। अब आपको पता है कि कार्बोनिल जो है वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, CFS से ज्यादा होती है, तो वो क्या करेंगे, पेयरिंग कर देते हैं। तो पेयरिंग करेंगे तो नेक्स्ट जब वो लिगेंड्स के कांटेक्ट में आएंगे तो 1 2 3 4 5 6 और ये इसके साथ पेयर अप हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। ये 3D 4S और 4P, ये क्या कर दी, इसने पेयरिंग कर दी। अगर यहाँ पर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स वाले लिगेंड्स है तो पेयरिंग कर देगा। अब ऑर्बिटल चाहिए कितने, 4 ही चाहिए, 1 2 3 4, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, DsP2, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो जियोमेट्री क्या होती है, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। तो ये हो गया स्क्वायर प्लेनर, इस तरह से निकल कार्बोनिल के साथ ये स्क्वायर प्लेनर बनेगा, ठीक है वही, ये 4 लिगेंड्स हैं, इसमें भी 4 लिगेंड्स हैं, D8 सिस्टम है, ये भी D8 सिस्टम है, निकल जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, उसमें भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इफेक्ट देखो कितना हो गया, उसमें तो ये पेयरिंग नहीं करेगा, इसलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, जियोमेट्री टेट्राहेड्रल होगी। यहाँ पर क्या होगी, पेयरिंग होने की वजह से एक ये एम्प्टी ऑर्बिटल हो गया, इसकी वजह से dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री होगी, ठीक है। अब इसके साथ और एक प्रॉपर्टीज और बता देती हूँ मैग्नेटिज्म की। अब देखो यहाँ पर जो हमारे ये वाला सिस्टम था, इसमें तो ऐसे ही था ना, दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो कैसे हो गया, पैरामैग्नेटिक। तो ये जो हमारा सब्सटेंस है वो क्या हो गया,
पैरामैग्नेटिक। अब इसमें देखो कहीं पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा, तो ये क्या हो गया, डायामैग्नेटिक। तो इस तरह से हम पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक नेचर बता सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम बता सकते हैं कलर। कलर में हमें क्या देखना है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, कोई भी चीज कलर किस कैसे शो करती है, देखो मैग्नेटिज्म का और इनका समझ आ गया होगा आपको। बहुत और एग्जांपल लेके आप उनकी ज्योमेट्री से आप उनकी शेप वगैरह मैग्नेटिक बिहेवियर वगैरह पता कर सकते हैं। कलर को क्या है, देखो इस तरह से एक लेवल से इलेक्ट्रॉन जो है अगर एक्साइट हो जाता है और दूसरे लेवल में चला जाता है, एक इलेक्ट्रॉन एक स्टेट से जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और दूसरी स्टेट में चला जाता है, तो वो जो एनर्जी है वो अगर जो एब्जॉर्ब की उसने एनर्जी वो विजिबल रीजन में लाई करती है, ठीक है, किसमें रीजन में, विजिबल रीजन में लाई करती है। तो ये देखो ऐसे भी होता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट हुआ और वापस भी आ जाता है, क्या हो जाता है, वापस भी आ जाता है, क्योंकि इनमें अगर एनर्जी गैप कम है तो एक्साइट होगा फिर वापस, एक्साइट होगा फिर वापस, मतलब ऐसे मूव करता रहता है। तो एनर्जी इमिट भी करते हैं, ये क्या करते हैं, एनर्जी इमिट। और ये एनर्जी जो इमिट की या एब्जॉर्ब की कोई भी, वो अगर विजिबल रीजन में लाई करती है, विजिबल रीजन में लाई करती है, यानी विबग्योर वाले रीजन में इतनी वेवलेंथ की अगर उन्होंने रेडिएशंस एमिट की, तो वो सब्सटेंसेस क्या है, कलर शो करेंगे, ठीक है। तो इतना ज्यादा डिटेल में नहीं है आपके, लेकिन बस इतना सा आइडिया होना चाहिए आपको कि जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तभी तो वो एक लेवल से दूसरे लेवल में जाते हैं, जा सकेंगे, तभी वो एनर्जी इमिट करेंगे। और वो एनर्जी जो है अगर विजिबल रीजन में लाई करती है तो वो हमें कलर शो करते हैं। वो कौन सी कलर शो करेंगे, जिस रेडिएशन की वो इमिट करेंगे उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, या ऐसे कह लें जैसे कि क्या होता है एक्चुअल में, कोई भी सब्सटेंस अगर हमें व्हाइट दिखाई दे रहा है तो वो क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वो सारी जो है रेडिएशंस, जो लाइट वाली रेडिएशंस होती हैं वो सारी क्या कर देता है, इमिट आउट कर देते हैं, ठीक है, इसलिए वो व्हाइट दिखाई दे रहा है। ब्लैक कोई चीज हमें क्यों दिखाई देती है, क्योंकि वो उसी लाइट की जो रेडिएशंस है, जो विबग्योर होता है ना, विजिबल रीजन में जो लाइट करती है, उनकी सारी वेवलेंथ की रेडिएशंस को क्या करे, एब्जॉर्ब कर ले कोई भी चीज, तो वो हमें ब्लैक दिखाई देती है, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे विबग्योर है ना, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करते हैं इस तरह से, विबग्योर, आई नहीं आएगा इसमें, विबग्योर, इस तरह से। अब देखो जो है ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री कलर है रेड, रेड और ग्रीन आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, येलो और वॉयलेट, ऑरेंज और ब्लू, ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। यानी कि अगर उसने किसी ने वॉयलेट कलर की रेडिएशंस की, मतलब जो वॉयलेट कलर शो होता है जिस रेडिएशन की वजह से, उस वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया, तो उसको वो कैसी इमिट करेगा, वो कलर हमें शो होगा। अगर उसने रेड वाली वेवलेंथ की एब्जॉर्ब की तो हमें वो किस शो होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर ग्रीन शो होगा, ठीक है। तो इतना ज्यादा कोई डिटेल में नहीं है, आपको बस सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तभी तो वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव करेगा, पेयरिंग वाली तो नहीं करेगी, क्योंकि वो तो एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को उनके जो है उसको कैंसिल टू ईच अदर कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, इसलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वही मूव कर सकता है, ठीक है। उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है, बेचारा अकेला है कहीं पे भी जा सकता है, जैसे कि जो है सिंगल होता है जब तक बंदा कहीं पे भी घूम सकता है ना, तो वही बात हो जाती है। तो एक से स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव करना पड़ेगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखेंगे, अगर कहीं पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आप वहां पे कह सकते हो कि वो कलर है, ठीक है। उसके अलावा और भी रीजन होते हैं, डी ट्रांजिशन है, एफ ट्रांजिशन है, और भी होते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में तो है नहीं, ठीक है, इसलिए से आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना ही दिखाना है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहीं पे दिखाई दे पैरामैग्नेटिक शो कर देना, और उसके बाद उसको बता सकते हैं कि ये कलर्ड है। नाउ फैक्टर अफेक्टिंग
फैक्टर अफेक्टिंग मैग्नीट्यूड ऑफ CFSE। CFSE किसकी ज्यादा होगी किसका कम होगी, वो और कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो देखते हैं। ठीक है, नंबर 1 सेंट्रल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। जो सेंट्रल मेटल एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करेगा। जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट, जितनी हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतनी ही हाई क्या होगी CFSE। ठीक है, यानी कि मान लो कोई Fe2 पॉजिटिव में और Fe3 पॉजिटिव में है, या कोई भी है और है, मान लो मैंगनीज है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो जितना हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उनकी CFSE उतनी ही ज्यादा होगी। तो आप बता सकते हैं उससे। ठीक है, नेक्स्ट है नेचर ऑफ मेटल। इसके मेटल के नेचर पे भी डिपेंड करता है। नेचर ऑफ मेटल आयन कैसे, देखो 3D 4D और 5D ये ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स आपको याद होंगे। अगर हम 3D से 4D में जाते हैं और 4D से 5D के एलिमेंट्स मेटल की बात करते हैं तो डेल्टा नोड जो है वो इंक्रीज होती है। यानी कि कोई भी, जैसे कि मैंगनीज वाली ले लो या क्रोमियम वाली ले लो, क्रोमियम मोलिब्डेनम टंगस्टन, ये वाली सीरीज ले लो आसानी से। तो देखो क्रोमियम से मोलिब्डेनम में जाएंगे तो इसके वजह मतलब बाकी सारी चीजें सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है, लेकिन क्रोमियम से मोलिब्डेनम अगर एलिमेंट आपको चेंज कर देते हो, मेटल चेंज कर देते हो, तो डेल्टा नोड भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और मोलिब्डेनम से टंगस्टन में जाओगे तो CFSE और बढ़ जाती है। तो मोस्टली तो क्या होता है, जो 3D सीरीज होते हैं ये तो आपके हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते ही हैं, यानी इनकी CFSE कम होती है, लेकिन 4D और 5D के एलिमेंट जो है वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनाते हैं, यानी कि इनकी डेल्टा नोड बहुत ही ज्यादा होती है। तो अगर मोलिब्डेनम और टंगस्टन का कोई भी आपको कोई लेके देखते हैं, जैसे क्रोमियम NH3 3 पॉजिटिव है और इसी को मैं टंगस्टन NH3 3 पॉजिटिव लूं, तो है तो एक ही सीरीज के है, कॉन्फ़िगरेशन भी वही रहेगी इनकी, लेकिन यहाँ पर टंगस्टन है ना, तो इसको सीधा आप लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना देना और इनको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बना देना। ठीक है, तो ये बात है। नेक्स्ट है ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करता है। जो जैसे कि टेट्राहेड्रल है या वो कोई ऑक्टाहेड्रल स्पीसीज है, उनकी जियोमेट्री पे डिपेंड करता है। जो डेल्टा टी है यानी कि CFSE है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, वो होती है 4/9 डेल्टा नोड। ऑक्टाहेड्रल की CFSE का 4/9 पार्ट होता है डेल्टा टी। तो जियोमेट्री पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा लिगेंड्स के नेचर पे, लिगेंड्स नेचर ये तो आपने देख ही लिया, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने देख लिया किस तरह से लिगेंड्स के नेचर पे डिपेंड कर रहा है। हैलाइड्स उनकी CFSE कम है, और जो है कार्बोनिल है, साइनाइड ग्रुप है, इस तरह के हैं उनकी CFSE ज्यादा है, तो वो अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, इसके ये हो गए इनके फैक्टर्स। इसके बाद आ जाती हैं लिमिटेशंस। CFSE की भी कुछ लिमिटेशंस थी, इन्होंने भी पूरी तरह से हमें सेटिस्फाई नहीं किया। ठीक है, तो क्या है इसकी लिमिटेशंस, देखो नंबर 1 एज लिगेंड्स आर कंसीडर्ड एज पॉइंट चार्ज। इन्होंने तो बोला कि ये लिगेंड जो है वो पॉइंट चार्जेस है, तो यानी कि नेगेटिव लिगेंड जो है, एनाइन है तो एनाइन लिगेंड्स है तो वो नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो स्प्लिटिंग फैक्टर्स है वो क्या हो, स्प्लिटिंग इफेक्ट जो है वो ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि लिगेंड्स जो है वो नेगेटिव है तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे तो यहाँ पर रिपल्शन ज्यादा होगा, तो इसकी वजह से स्प्लिटिंग ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन आपने देखा कि हैलाइड जो है X नेगेटिव, जैसे कि फ्लोराइड, क्लोराइड, आयोडाइड, ब्रोमाइड, ये जो है CFSE इनकी कम बता रखी है तो ये भी नेगेटिव लिगेंड, लेकिन इनकी CFSE कम है, तो वो उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया फिर क्यों है भाई इनकी CFSE कम, क्योंकि ये तो नेगेटिव है, नेगेटिव तो रिपेल करेंगे तो स्प्लिटिंग जो है वो बढ़ जाएगी, लेकिन इनकी CFSE तो कम है यानी स्प्लिटिंग कम है, वो क्यों है वो चीजें नहीं एक्सप्लेन की। दूसरी, इट डज नॉट टेट अबाउट द कोवलेंट कैरेक्टर। इन्होंने कहा कि जो मेटल लिगेंड्स है वो सारे ही आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट कैरेक्टर के बारे में बताया ही नहीं इन्होंने। तो ऐसा थोड़ी होगा कि सारे कंपाउंड जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे वो सारे ही आयनिक ही रहेंगे,
कोवलेंट करेक्टर होगा ही नहीं इसका मतलब, है ना। तो कोवलेंट करेक्टर भी अगर ये शो करेंगे या नहीं करेंगे, क्यों नहीं करते हैं, उन चीजों के बारे में इन्होंने नहीं बताया। तो ये थी इनकी लिमिटेशन। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की लिमिटेशंस को ओवरकम करते हुए फिर नेक्स्ट आई थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, फिर उसमें भी कुछ कमियां रह गई थी, उसको ओवरकम करते हुए आई थी लिगेंड फील्ड थ्योरी। तो वो चीजें आपके सिलेबस में ही है नहीं, आप बीएससी में आगे एमएससी में पढ़ेंगे उनको डिटेल में। तो यहाँ तक ही आपको करना है सीएफटी तक, ठीक है। तो इनके डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल लेके आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो यूनिट कंप्लीट भी हो गई है, ठीक है। तो आप अच्छे से इनकी तैयारी करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको अच्छे से क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट को याद करने में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट थी, ठीक है, और बहुत ही इजी है, ठीक है, मुश्किल नहीं है, और स्कोरिंग भी है। बहुत सारे क्वेश्चंस जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, इसी तरह आप पढ़ते रहे और मुस्कुराते रहें। जय हिंद।